हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरवीर सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टेप टू सक्सेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि हमारे यहाँ एक व्यापारिक तौर पर आई थी, वह किस तरह से यहाँ पर व्यापार करते करते एक दिन अपनी कूटनीतियों के कारण और यहाँ पर जीते कुछ प्रमुख युद्धों के कारण किस तरह से हमारे यहाँ पर जो है व्यापारिक रूप को प्रशासनिक रूप में बदल देती है और एक दिन यहाँ के सर्वेसर्वा बन जाती है और अपनी कूटनीतियों को, अपनी दमनकारी नीतियों को और अपनी शोषणकारी नीतियों को हमारे ऊपर लागू करती है और अपने निजी व्यापार को बढ़ावा देती है। इसी अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, इसी अव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रिटिश संसद की ओर से कुछ रूल्स आते हैं, कुछ कानून लाए जाते हैं, जिससे कंपनी के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके और कंपनी के कार्यों पर तथा कंपनी के अधिकारियों पर कुछ कंट्रोल किया जा सके ताकि कंपनी बेहतर ढंग से कार्य कर सके। इसलिए कंपनी को कुछ रूल रेगुलेशन दिए जाते हैं और इन रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए कंपनी को विवश किया जाता है ताकि कंपनी बेहतर ढंग से कार्य कर सके और ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर नियंत्रण रखा जा सके। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से वो रूल्स आए थे जिसकी वजह से कंपनी पर नियंत्रण रखा गया और कंपनी कार्यों को सुचारू रूप से चलाया गया। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास से विषय में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और आज हम भारत का संवैधानिक विकास के साथ पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, कंपनी जो यहाँ पर कार्य कर रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके कार्यों पर नियंत्रण लाने के लिए कुछ बदलाव लिए जाते हैं, कुछ बदलाव किए जाते हैं ब्रिटिश संसद द्वारा। तो सबसे पहले कुछ बदलाव ब्रिटेन में होते हैं और कुछ बदलाव भारत में किए जाते हैं। सबसे पहला बदलाव क्या आया? कंपनी पर संसदीय नियंत्रण लाया गया। कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, कंपनी के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय नियंत्रण लाया गया, लागू किया गया। इसके बाद कुछ संस्थाएं बनाई जाती है वहां पर जिससे जो है कंपनी कार्यों पर कंट्रोल किया जा सके। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स का गठन किया गया तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य हुआ करते थे जिनका चयन कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स किया करते थे। यानी कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो थे ये निवेशक मंडल हुआ करता था और यही लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 24 सदस्यों को चुनते थे। और ये जो 24 सदस्य हुआ करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, ये अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते थे और जो इन 24 सदस्यों में से जो अध्यक्ष होता था वो कंपनी के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। अर्थात जो 24 मेंबर हुआ करते थे इनके माध्यम से अब कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण करने लगा और भारत में जो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी थे जो मनमाने ढंग से कार्य करते थे, अपना निजी व्यापार को बढ़ावा देने लगे थे, उन पर अब लगाम लगाया गया। इसके बाद कुछ बदलाव लाए गए भारत में। कुछ बदलाव भारत में क्या लाए जाते हैं? सबसे पहले गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल की नियुक्ति। गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल की नियुक्ति। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हमारे देश में, भारत में, देखिए आप थोड़ा सा मैं भारत के बारे में समझा देता हूँ। ये देखिए क्या होता है कि हमारे देश में 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र होते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और महाराष्ट्र या मुंबई प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र होते हैं और तीनों प्रेसिडेंसी क्षेत्र के अलग अलग गवर्नर होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हम लोगों ने देखा कि बंगाल में गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, जिसका कार्यकाल है 1773 से लेकर 1785 तक। इसके बाद इस गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए मद्रास प्रेसिडेंसी और महाराष्ट्र मुंबई प्रेसिडेंसी को और ऐसे कार्य क्षेत्रों को इनके अधीन कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पर यह बदलाव आने के साथ साथ एक बदलाव और आता है। गवर्नर जनरल यानी वॉरेन हेस्टिंग के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। अर्थात अब जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो ग्रुप द्वारा लिए जाएंगे। पहले निर्णय व्यक्तिगत भी लिए जाते थे और व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर ही कोई भी प्रस्ताव पारित होता था तथा अब कार्यकारिणी परिषद
जो गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद है उसमें 4 सदस्यों को जोड़ा गया गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। तो दोस्तों उन 4 सदस्यों को जोड़ने के बाद अब कुल सदस्यों की संख्या हो गई 5, यानी कि 4 सदस्य और 1 गवर्नर जनरल, टोटल सदस्य हो गए 5। अर्थात अब जो भी निर्णय लिया जाएगा बहुमत के आधार पर ही लिया जाएगा। यदि किसी निर्णय में 3 सदस्य एक तरफ हो जाए तो वह निर्णय पारित माना जाता था। तो दोस्तों देखिए, अगर हम इस बात को गौर से देखें और गौर से समझें तो इसी बात में ही छुपा है पूरे चैप्टर का नाम भारतीय संवैधानिक विकास। क्योंकि दोस्तों आज हमारे संविधान का निर्माण हुआ है, हमारे देश का संविधान बना है और आप सब लोग ये जानते हैं कि संविधान के निर्माण में हमने क्या अपनाया, संसद को, संविधान में संसद को अपनाया। संसद में क्या होता है, बहुमत की सरकार, बहुमत द्वारा पारित किए गए निर्णय, संसद में जो है बहुमत द्वारा ही कोई निर्णय पारित किया जाता है। तो ये बहुमत वाली जो व्यवस्था है इसका यदि कोई मूल बिंदु है तो वो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का मंत्रिपरिषद, जहां पर बहुमत से कार्य शुरू होता है। तो यही वह मूल बिंदु है जो हमारे इस पूरे चैप्टर को, ये पूरे भारत का संवैधानिक विकास, इस पूरे चैप्टर को परिभाषित करता है। भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत यही से हुई थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, बहुमत वाली बात आई थी तो यहाँ पर कुल 5 सदस्य थे। 5 सदस्य में से यदि 2 मत एक तरफ हो जाते हैं, 2 एक साइड हो जाते हैं और 2 एक साइड हो जाते हैं, तो इनमें से यदि गवर्नर जनरल ने अभी अपना मत नहीं दिया है तो जिधर गवर्नर जनरल का मत, जो गवर्नर जनरल जहां मत देगा वो वाला प्रस्ताव पारित हो जाएगा, वो निर्णय पारित माना जाएगा। परंतु यदि 3 मत एक तरफ हो जाते हैं, तो या और 2 मत एक तरफ हो जाते हैं तो 3 मत वाला जो ये पक्ष है, ये वाला प्रस्ताव पारित माना जाएगा, भले ही चाहे यहाँ पर गवर्नर जनरल का मत हो या ना हो, यानी यहाँ पर बहुमत के आधार पर ही वो निर्णय पारित माना जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा है कि यहाँ पर गवर्नर जनरल के जो निर्णायक मत था उसका जो महत्व था वो थोड़ा कम हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक चीज और आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने देखा कि बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, ये बात हमने देख ली है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और आती है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, यानी बंगाल के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जो कि 1 साल बाद, 1773 के 1 साल बाद 1774 में कलकत्ता में जिसकी स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट यानी ब्रिटिश संसद से हमारे यहाँ भारत में कलकत्ता में जो है आपका न्याय व्यवस्था की स्थापना कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट लाया गया बंगाल के लिए 1773 में। इसकी स्थापना 1 साल बाद 1774 में कलकत्ता में की जाती है और जिसके लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और दोस्तों इस बात को आप याद रखें कि इस कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट आया था उसका जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम था सर एलिजा इम्पे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में लाया गया और 1 वर्ष बाद 1774 में इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे जी को बनाया गया था। देखिए दोस्तों, ये व्यवस्था जारी रहेगी। इसके बाद हम लोग इससे आगे एक एक्ट आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में हम लोग देखते हैं कोई बहुत ज़्यादा विशेष बदलाव नहीं है। जो रेगुलेटिंग एक्ट के जो प्रावधान थे इसमें ही थोड़ा कुछ बदलाव कर दिया गया। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर केंद्रीय नियंत्रण या संसदीय नियंत्रण लाया गया था। यहाँ पर भी केंद्रीय नियंत्रण को या संसदीय नियंत्रण को बढ़ाया गया, पहला पॉइंट ये था। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक कमेटी बनाई गई जिसमें 6 सदस्यों को जोड़ा गया। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नाम से ही पता चलता है कंट्रोल, यानी कंट्रोल व्यवस्था को जो है मजबूत कर दिया गया। इस कमेटी में 6 सदस्य होते थे
और ये अपने में से एक को अध्यक्ष चुनते थे, जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, जो डायरेक्ट रूप से कंपनी पर नियंत्रण रखने लगा और कंपनी के लिए रूल्स बनाने लगा। इसके पास इतनी पावर आ गई थी कि यदि कोई गवर्नर जनरल कोई ऐसा कार्य करता था जो इसे पसंद नहीं आता था, तो ये इसे पद से भी हटा सकता था। यानी कि अब जो है पद से हटाना गवर्नर जनरल को और पद पर बिठाना, ये सब इनके हाथों में आ गया था। ये लोग चाहते थे कि, क्योंकि ये लोग, इनका जो प्लान था, ये चाहते थे कि कंपनी पर हमारा नियंत्रण बना रहे। तथा इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि गवर्नर जनरल के अधिकारों को बढ़ाया गया तथा परिषद में 4 सदस्यों के स्थान पर 3 सदस्यों को रखा गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, गवर्नर जनरल, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में 4 मेंबर थे और 4 मेंबर की वजह से इनका जो निर्णायक मत था, उसकी जो पावर थी वो थोड़ा कम हो गई थी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा गवर्नर जनरल का जो अधिकार थे, जो पावर थी, उसे और बढ़ा दिया गया और यहाँ पर 4 सदस्यों के स्थान पर 3 सदस्यों को रखा गया, 1 सदस्य हटा दिया गया, जिसकी वजह से अब क्या होता था, यदि कोई प्रस्ताव पारित करना है तो 3 सदस्यों में से 3 सदस्य है और ये गवर्नर जनरल कुल हो गए 4। इनमें से मान लीजिए यदि दो सदस्यों पर जो है आपस में मत होता है, तो इनमें से जिस तरफ गवर्नर जनरल का मत होता था वह जो है वो निर्णय पारित माना जाता था। यानी गवर्नर जनरल के लिए अब केवल 3 सदस्यों में से 1 सदस्य को ही अपनी ओर शामिल करना होता था और कोई भी निर्णय या कोई भी प्रस्ताव आसानी से पारित हो जाता था। तो यहाँ पर देखा हमने कि 3 सदस्यों के आने से जो गवर्नर जनरल का जो निर्णायक मत था, उसकी जो पावर थी वो बढ़ा दी गई थी। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में देखा, सबसे पहले केंद्रीय नियंत्रण को और बढ़ाया गया था। दूसरा हमने देखा एक नई संस्था बनाई गई, नई कमेटी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 सदस्य जोड़े गए और इनमें से एक अध्यक्ष पद जोड़ा गया, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, जो पूरी तरह से कंपनी के ऊपर कंट्रोल रखता था, नियंत्रण रखता था। इसके बाद हमने देखा गवर्नर जनरल के अधिकारों को और बढ़ा दिया गया, जहां पर रेगुलेटरी एक्ट में जो है 4 सदस्य होते थे कार्यकारी परिषद में, वहां पर 4 के स्थान पर 3 कर दिए गए, जिसकी वजह से जो है आसानी से गवर्नर जनरल अपने निर्णयों को पारित कर सकता था। तो यहाँ पर हमने ये चीज देखी। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 1786 का विशेष अधिनियम या संशोधन नियम। 1786 का विशेष अधिनियम, देखिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। प्रथम गवर्नर जनरल आपका जो है वॉरेन हेस्टिंग्स जी थे, जिनका कार्यकाल 1773 से लेके 1785 तक था। इसके बाद 85 के बाद ये जो नियम आता है, ये अधिनियम जो आता है 1786 में आता है। यहाँ पर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जी का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और यहाँ पर एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति होनी है। इसके लिए एक विशेष योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी यहाँ पर कंपनी के लिए। यहाँ पर जो बात की जाती है गवर्नर जनरल के पद के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस से बात की जाती है कि भाई आपको इंडिया जाना है, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस कुछ अपनी बातें रखता है। उनका कहना यह था कि वहां पर जाने से जो है गवर्नर जनरल का जो पावर है, जो पद की जो गरिमा है, वह कम है, हम लोग अपने हिसाब से कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, या तो कुछ हमारे हाथों में कुछ ऐसी पावर दी जाए जिससे हम आसानी से वहां पर अपने हिसाब से, अपने दिमाग से और अपनी पावर के हिसाब से कुछ कार्य कर सके, तो हम वहां जाए। इसीलिए गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को के संबंध में ये विशेष अधिनियम लाया गया था। 1786 का विशेष अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ये लाया गया था। इसमें सबसे मेन जो कार्य था वो था गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति बनाया गया। मेन क्या था, ब्रिटिश शासन में जो सैन्य व्यवस्थाएं थी उसका जो है मेन जो सेनापति बनाया गया, सेना का जो प्रमुख हेड बनाया गया, उसे भी गवर्नर जनरल को ही बनाया गया था। यानी कि अब प्रशासनिक व्यवस्था का जो हेड है वो तो है ही गवर्नर जनरल, लेकिन अब सैन्य व्यवस्था का हेड भी गवर्नर जनरल को ही बनाया गया।
एक प्रमुख व्यवस्था थी। दूसरा हमारे पास एक महत्वपूर्ण जो काम आता है वह कार्यकारिणी परिषद के नियमों को रद्द करके स्वयं गवर्नर जनरल अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार मिल जाता है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर व्यवस्थाएं देखी, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में भी देखी, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में भी देखी। कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी परिषद के नियमों के लिए बाध्य था, उनके निर्णयों के लिए बाध्य था। अगर जैसे 1773 का रेगुलेटरी एक्ट था तो यहाँ पर तो इसके जो निर्णायक मत था उसकी भी कम वैल्यू थी, यहाँ पर थोड़ा वैल्यू बढ़ा दी गई। लेकिन यहाँ पर कार्यकारिणी परिषद के नियमों को रद्द करके यदि उसे लगता है कि कार्यकारिणी परिषद के नियम जो इन्होंने बनाए हैं या कोई प्रस्ताव पारित हुआ है वो इसे लगता है कि ये गलत है या इसे पसंद नहीं आता है, तो गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद के नियमों को रद्द कर सकता है और स्वयं अपने नियमों को लागू कर सकता है। तो ये पावर दे दी गई और यहाँ पर गवर्नर जनरल का जो पद था उसकी गरिमा को बढ़ाया गया। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा, अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जो एक्ट आते हैं इसके बाद अब कंपनी को ये सुचारू रूप से कार्य स्टार्ट हो चुका है और इसके बाद 20 सालों के लिए कंपनी को कार्य करने का अधिकार मिलता है, कार्य अपने व्यापार करने का अधिकार मिलता है। तो देखते हैं हम लोग 1793 का चार्टर एक्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे, 1813 का चार्टर एक्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट आने वाली अगली वीडियो में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।